हम बात करते हैं सबसे पहले मोमेंटम की। ठीक है, मोमेंटम को जैसे पहले क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सर मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास m है और उसकी वेलोसिटी v है तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी गिव्स यू मोमेंटम। मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी वेयर v इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका जो मोमेंटम होगा जिसको हम बोले मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो मास इनटू वेलोसिटी से m इनटू v। यहाँ पे जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना मोमेंटम होगा। मतलब दोनों में से कोई भी वैल्यू ज्यादा होगी तो उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। मोमेंटम क्या एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है? मोमेंटम आपके मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोशन का जो अमाउंट है वो कितना है, या कितना मास इन मोशन है, मास इन मोशन बोल सकते हो, या सिंपल कितना मोशन आपका है कि किसी बॉडी पे फोर्स इंपार्ट कर सकता है। जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा मोमेंटम होगा, उतना ही ज्यादा फोर्स इंपैक्ट, मतलब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स डालेगा। ठीक है, समझना चीजों को। मास इन मोशन का मतलब सर हम ऐसे समझ सकते हैं अमाउंट ऑफ फोर्स, कि जितना ज्यादा मोमेंटम उतना ही ज्यादा फोर्स में वो कन्वर्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं फोर्स से डायरेक्टली रिलेटेड होता है क्या? मोमेंटम। मेरा क्वेश्चन आता है, क्या ये फ्रेम डिपेंडेंट होगा या फ्रेम इंडिपेंडेंट होगा? जो मोमेंटम होता है वो फ्रेम डिपेंडेंट होगा या फ्रेम इंडिपेंडेंट होगा? इशिता, जो मोमेंटम है हमारा फ्रेम डिपेंडेंट होगा या फ्रेम इंडिपेंडेंट? जो हम बात करते हैं रेफरेंस ऑफ फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा? शुभंकर, मेरा क्वेश्चन दूसरा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा मोमेंटम है क्या वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा? मतलब मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं या आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो दोनों के देखने से किसी बॉडी का मोमेंटम अलग अलग होगा, सेम होगा? हाँ, सेम होगा, अलग होगा? अलग अलग होगा। जैसे समझा रहा हूं सर, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी कैसी है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। कल हमने एग्जांपल देखा था रिलेटिव वेलोसिटी में कि अगर आप किसी बस में बैठे हो, किसी फोर व्हीकल में बैठे हो और आपका दोस्त आपके साथ में बैठा हुआ है, आप और आपका दोस्त साथ अगल बगल में बैठे हुए, तो क्या होगा? आप अपने दोस्त को देखोगे रेस्ट में और गाड़ी चल रही है। जो ग्राउंड पे बैठा पर्सन होगा उसके लिए आप दोनों किस में होगे? मोशन में। नीचे वाला बोल रहा है कि मैं मोशन में हूं, लेकिन आपका दोस्त जो आपके बगल में बैठा है वो क्या बोल रहा है कि आप रेस्ट में हो। तो दोनों के लिए वेलोसिटी अलग अलग है ना, नीचे वाले के लिए भी अलग है, ऊपर वाले के लिए भी अलग है। तो जो बस में बैठा हुआ पर्सन आपको देखेगा उसकी वेलोसिटी, वो मोमेंटम क्या बोलेगा? जीरो मोमेंटम है, क्योंकि उसको तो जीरो नजर आ रही ना स्पीड, क्योंकि वो खुद ही उसी स्पीड से चल रहा है जिस स्पीड से आप चल रहे हो, मतलब बस की स्पीड से। लेकिन ग्राउंड पे बैठा हुआ पर्सन क्या बोलेगा कि सर अगर मैं बस 10 मीटर पर सेकंड जा रही है, तो नीचे वाला यही बोलेगा कि जो पर्सन बस में बैठा है वो भी कितने से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। तो अगर मेरा मास है, मेरे पास कुछ वेलोसिटी है, तो नीचे वाले के अकॉर्डिंग मास इनटू वेलोसिटी एक मोमेंटम नजर आएगा। लेकिन जो बस में बैठा हुआ पर्सन है उसके लिए मोमेंटम क्या होगा? जीरो। तो इस पॉइंट को लिख लो, दैट इज मोमेंटम इज फ्रेम डिपेंडेंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट। ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जो पूछ लेता है। मोमेंटम इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी एक बॉडी अगर होगी, छोटा सा कोई पार्टिकल होगा, समझना, एक पार्टिकल की बात करूं सर, कोई भी छोटा सा पार्टिकल है, m मास का है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस पार्टिकल के पास मोमेंटम होगा m इंटू वी, m इंटू वी। ठीक है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन डिपेंडेंट है। ठीक है, अब सुनो, ये तो एक पार्टिकल का हो गया। अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं, मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम और सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कई सारे पार्टिकल हैं। सिस्टम का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मासेस आर देयर। लेट्स सपोज एक मास ये है, एक मास ये है, एक मास ये है, एक मास ये, अलग अलग मासेस हैं। ये v1 वेलोसिटी से, v2 से, ये v3 से। लेट्स सपोज v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी, v3 वेलोसिटी, v4 वेलोसिटी। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3, दिस इज m4। ये अलग अलग मासेस हैं। लेट्स सपोज ये अलग अलग मासेस हैं, तो हमारे पास जो टोटल मोमेंटम आएगा सिस्टम का, जो सिस्टम का मोमेंटम आएगा टोटल, वो आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 प्लस और भी कोई मास होगा तो इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर आपके पास एक सिस्टम है तो एक के लिए सिर्फ मास इंटू वेलोसिटी 2 होता, तो दोनों का ऐड कर लेंगे, 3 होंगे तो तीनों ऐड हो जाएंगे। यहां पे मैंने वेक्टर क्यों बार बार बोल रहा हूं कि अगर वेलोसिटी आपने राइट साइड को प्लस माना है
तो लेफ्ट साइड अगर मूव करेगा तो वहां पे वेलोसिटी की रखोगे या माइनस में, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे वेक्टर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। m1v1 प्लस m2v2, अगर एक गाड़ी राइट साइड जा रही है एक लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट वाले का क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। क्लियर है ये पॉइंट, कॉपी करो इसको। दिस इज द मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हाँ पिछले वाला लिखा नहीं था, जल्दी कॉपी करो। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हमें यूज करना है, इसलिए मोमेंटम देख रहे हैं, क्योंकि कॉलिजन हमारा मेन टॉपिक है एक्चुअली आज, ठीक है। देखो ध्यान से आगे बढ़े, हो गया कॉपी। नेक्स्ट देखो, आपके पास है हेडिंग डाल लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको समझो पहले, अगर थोड़ा सा याद हो, न्यूटन सेकेंड लॉ मेरे को कोई बताएगा, न्यूटन से सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है सर, जो भी फोर्स होगा किसी भी बॉडी पे, एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डीपी अपॉन में डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। एक्सपेरिमेंटली जो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है वो क्या होता है, 1। हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के इक्वलिटी लगाते हैं, डीपी अपॉन डीटी। तो ये डीपी क्या है, चेंज इन मोमेंटम, डीपी क्या है, चेंज इन मोमेंटम। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, अगर इफ एफ एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल जो फोर्स है, एफ एक्सटर्नल क्या है सर, बाहर से लगने वाला, किसी भी सिस्टम पे किसी बॉडी पे जो बाहर से लगने वाला फोर्स है, अगर वो जीरो हो जाता है, एफ एक्सटर्नल अगर जीरो हो जाता है, तो क्या कंडीशन आएगी सर, अगर ये जीरो हो गया, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं लग रहा है किसी सिस्टम पे, इंटरनल फोर्सेस लग सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सर, डीपी अपॉन डीटी क्या हो जाएगा, जीरो, डीपी अपॉन डीटी जीरो। अगर ये जीरो हुआ तो डीपी क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। चेंज का मतलब क्या होता है सर, चेंज का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। भाई चेंज हमेशा लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, वो अगर जीरो है दैट मीन्स क्या है कि सर जो फाइनल मोमेंटम होगा मेरा वो किसके बराबर होगा, इनिशियल मोमेंटम के, तभी तो चेंज हमेशा जीरो आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आंख बंद करके हमेशा कंजर्वेशन मोमेंटम नहीं लगाना। ये कब कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जब मेरे पास किसी भी सिस्टम पे बाहर से लगने वाला फोर्स जीरो होगा, बाहर से लगने वाला फोर्स जीरो होगा। अगर ये जीरो नहीं है तो आप आंख बंद करके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगाओगे। कई बार एक्सटर्नल फोर्स दिया रहता है, बच्चे नहीं मानते, लगा देते हैं, नहीं लगाना है। कब लगेगा, जब आपको नजर आए कि सर बाहर से कोई लगने वाला फोर्स नहीं है, तभी एप्लीकेबल होगा, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वैलिड होता है। एक्सटर्नल फोर्स अगर है तो उस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल नहीं है। कॉपी करो इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। और कंजर्वेशन को सिंपल ऐसे बोल सकते हैं, जो भी सिस्टम का मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम, ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। चेंज का मतलब ही क्या होता है, चेंज का मतलब ही होता है कि सर मोमेंटम जो रहा होगा वो कांस्टेंट रहा होगा, जितना इनिशियल मोमेंटम उतना फाइनल मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रेफरेंस डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। मैंने पीछे क्या लिखाया था, पढ़ो एक बार, यहाँ पे मैंने कुछ लिखवाया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट क्या लिखाया था, मोमेंटम। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है अब क्या कि सर जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा। शुभंकर थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, मेरा क्वेश्चन समझ में आया। सर मोमेंटम तो मेरे को पता है कि मोमेंटम वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट है, मैंने एग्जांपल दिया। मेरा क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या फ्रेम रेफरेंस डिपेंडेंट होगा।
लॉ का मतलब क्या है सर, जो मोमेंटम होगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का मतलब क्या है, सिंपल सा, मोमेंटम शुड बी कांस्टेंट, दैट इज जो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम। मान लो मैं किसी कार में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वही एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं बस में बैठा हूँ, मेरे बगल में एक दोस्त बैठा है, वो मेरे को देख रहा है, मेरा मोमेंटम उसके अकॉर्डिंग कितना है, 0। कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ टाइम चेंज होने के बाद वो फिर से मेरे को देखेगा, उस टाइम पे मेरा मोमेंटम क्या होगा, 0। बस मेरे ऊपर कोई फोर्स ना लगाए, पता लगे पीछे से कोई धक्का दे दे तो मैं आगे चला, तो मेरा मोमेंटम चेंज हो जाएगा, उस टाइम पे हो रहा होगा। मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो जैसे मेरा पहले मोमेंटम ऑब्जर्व कर रहा था, अभी मोमेंटम भी कितना ऑब्जर्व करेगा, सेम। तो इनिशियल और फाइनल उसके लिए क्या है, 0 है। अगर कोई पर्सन मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना है, 0, तो मोमेंटम कंजर्व हुआ। अगर मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने का मतलब अब ग्राउंड से कोई देख रहा है मेरे को, मैं खड़ा हूं बस के अंदर, बस चल रही है, नीचे से कोई देख रहा है, अभी देखा उसने, बस की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर बाद देखा तभी स्पीड क्या है 10, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, बाहर से फोर्स मतलब एक्सेलरेशन वगैरह कुछ भी नहीं है सिस्टम के ऊपर, सेम स्पीड से जा रही है गाड़ी जो है, वो सेम स्पीड से जा रही है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। मतलब वेलोसिटी जो पहले थी वही अभी होगी, तो नीचे वाले को इनिशियल मोमेंटम जो होगा और जो फाइनल मोमेंटम होगा सेम होगा, अलग अलग होगा, सेम होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन दोनों के लिए सेम होगा, अलग अलग होगा, दोनों के लिए सेम होगा ना, दोनों ही बोलेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन वैलिड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, वैलिड है, यानी दोनों ही केस में क्या बोलेंगे कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है। तो याद रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो होता है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, फ्रेम इंडिपेंडेंट। स्टार लगा के कॉपी कर लो, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं, असर्शन रीजन टाइप का आ जाए क्वेश्चन, या 4 ऑप्शन आ जाए कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, मल्टीपल ऑप्शन दे दे कि 4 ऑप्शन दे दिए, बोला इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है, ए और बी करेक्ट है, बी और सी करेक्ट है, ए और सी करेक्ट है, इस तरह से, तो आपको मैचिंग करने में हेल्पफुल होगा, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, जबकि मोमेंटम जो होता है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है, ये याद रखिएगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हेडिंग डाल लीजिएगा, एग्जांपल्स ऑफ, कॉपी हो गया था, हेडिंग डालिएगा एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम। अभी एंगुलर हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ लीनियर की बात करेंगे, जब रोटेशन कंप्लीट करेंगे तब एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। लीनियर मोमेंटम, जो भी P इक्वल्स टू एम इंटू वी लिख रहे हैं वो हमारा क्या लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, पहला मोमेंट एग्जांपल लिखो, व्हेन ए बुलेट, लिखो एग्जांपल, व्हेन ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, व्हेन अ बुलेट fired from the gun, इसको एग्जांपल ऐसे समझो, डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनाऊंगा बट समझना, ये लेट सपोज हमारे पास गन है, जैसे समझ सकते हो समझो, ये गन है, ठीक है। इस गन की स्पीड इनिशियली क्या होगी, 0। इसके अंदर लेट सपोज ये बुलेट है, दिस इज बुलेट, इनिशियली क्या होगा सर, अगर मान लेते हैं इसका मास, जो हमारा गन है उसका मास कैपिटल एम है और जो बुलेट है उसका मास स्मॉल एम है, इनिशियल क्या है, रेस्ट पे है, यहाँ पे ट्रिगर होगा, इनिशियली क्या होगी, रेस्ट पे। तो ये जस्ट मतलब जस्ट पहले की कंडीशन है कि जब बंदूक आप हाथ में रखी हुई है उस टाइम पे क्या है, रेस्ट में है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0। मतलब हम लिख लेते हैं, चलो, इनिशियल मोमेंटम इज 0। मैं इसलिए करा रहा हूँ कि यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा सर, m प्लस दोनों की स्पीड क्या है, 0, तो हम सीधा ही लिख लेते हैं इनिशियल मोमेंटम इज 0। लेकिन टकराने के बाद क्या होगा, ध्यान सुनना, जो भी हमारी गन होगी, इसी को कॉपी कर लेता हूं, अब ये है, ठीक है, अब समझना, अब जो ये गन थी यहाँ पे, सॉरी समझना, ये जो बुलेट है, अब यहाँ से बुलेट निकल चुकी है, बुलेट कहाँ पहुंच गई है सर, बुलेट यहाँ पहुंच गई है, ये बाहर निकल गई है। अब क्या होगा सर, जब बुलेट वहां पहुंचेगी तो इस केस में मान लो बुलेट की स्पीड क्या है, v हो गई, द स्पीड ऑफ द बुलेट इज स्मॉल v, मास कितना है सर, स्मॉल m है।
उस केस में अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करोगे तो सर क्या होगा सर, अभी फाइनल मोमेंटम कितना होगा सर, फाइनल मोमेंटम जो होगा वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। बट अभी कितना नजर आ रहा है आपको, ये नजर आ रहा है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। अगर 0 होना है तो सर मास ऑफ द गन, तो गन क्या होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल करेगी। तो इस डायरेक्शन में जब गन पीछे की तरफ मूव करेगी, लेट्स सपोज इट इज कैपिटल वी, इस कैपिटल को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल वेलोसिटी। और जो जैसे अपने कंधे पे रखे बंदूक बड़ी चलाते हैं तो गोली अगर आगे जाती है पीछे की तरफ थ्रस्ट लगता है, तो जो बैक साइड में वेलोसिटी होती है उसको रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, मतलब अगर मैं लिखूं प्लस कैपिटल M इंटू कैपिटल V, वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं। वेक्टर V का मतलब क्या है, जब आएगा तो साइन ऑटोमेटिक माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ वेक्टर लिख रहा हूं माइनस में ही रखोगे वैल्यू, तो दोनों क्या होने चाहिए, कंजर्वेशन अप्लाई करोगे इक्वल होने चाहिए। मतलब ये बोल सकता हूँ 0 इक्वल्स टू M इंटू वी प्लस कैपिटल M इंटू कैपिटल V। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल V आ जाएगा आपके पास माइनस MV अपॉन में कैपिटल M। ध्यान से देखो, कैपिटल M अपॉन सॉरी स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू V, स्मॉल माइनस का माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ द गन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, मतलब अगर ये V पॉजिटिव है तो ये माइनस होगा, अगर स्मॉल v लेफ्ट है तो ये राइट होगा। माइनस साइन ये बता रहा है कि जो वेलोसिटी मतलब बुलेट की जो स्पीड होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी रिकॉइल वेलोसिटी होगी। इसके बहुत सारे एग्जांपल ऐसे फील करते हो, बंदूक का केस लो या बोट में जैसे पैर रखते हो आप, जैसे एक बोट है पानी में, जैसे पैर रखोगे तो बोट क्या होगा, आप आगे रखोगे तो बोट और आगे जाएगी, गैप बढ़ेगा, यहाँ पे वो रिकॉइल की बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ एग्जांपल याद रखिएगा। ये हमारे पास होगी रिकॉइल वेलोसिटी, दिस इज रिकॉइल वेलोसिटी। माइनस नहीं, मतलब माइनस साइन ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में हमारी बुलेट निकलेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या बहुत कम होगा। मान लो बुलेट आपकी 50 ग्राम की है, 25 ग्राम की, बंदूक आपकी 5 केजी की है, तो 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 5 केजी, 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 5 केजी, 5 केजी का मतलब दिस मच ना, तो कितना हो जाएगा 0.001 हो जाएगा। इतनी वेलोसिटी, मतलब नाम मात्र के लिए आपको बस हल्का सा झटका लगेगा। जस्ट हम जब बात करेंगे इन चीजों की, जस्ट स्ट्राइक करने से पहले स्ट्राइक, अब ऐसे मत बोलना सर वो तो कंटिन्यूस अगर 0.1 mm मीटर पर सेकंड हो गया, तो ऐसे नहीं, वो उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे ही होगा, उसके बाद आप ऑब्जर्व कर लोगे बॉडी को। हम जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर की बात करेंगे, बहुत टाइम गैप नहीं लेना है, ठीक है। आगे बढ़े, कॉपी करो इसको, फिर दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। अच्छा, इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। व्हेन बुलेट ऑफ मास स्मॉल m, इसी में एग्जांपल लेते हैं। व्हेन बुलेट ऑफ मास, हटाओ इसको, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। व्हेन बुलेट ऑफ मास स्मॉल m, बुलेट ऑफ मास स्मॉल m विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v pierces into a wooden block, into a wooden block, किसी लकड़ी के वुडन ब्लॉक है, उसके अंदर लकड़ी का गट्टा है, उसके अंदर वो पियर्स कर छेद कर जाती है, ठीक है। एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट, एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट, और उसके साथ जुड़ जाती है, गेट्स एम्बेडेड इन इट। ये हमारा कंडीशन है, सेकेंड एग्जांपल। ठीक है, ध्यान सुनो, अगर मैं वर्ड यूज करूं, ध्यान सुनना, मान लो ऐसे है, ये कोई वुड है, दिस इज वुडन ब्लॉक, यहां रखा हुआ है ग्राउंड पे, ठीक है। जस्ट इनिशियली इसका मास मान लेते हैं कैपिटल M है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। एक बंदूक है, बुलेट आ रही है किसी स्पीड से, लेट्स सपोज द स्पीड ऑफ द बुलेट इज स्मॉल v और द मास ऑफ द बुलेट इज स्मॉल m, ठीक है। टकराने से जस्ट पहले है, जैसे ही टकराएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा सर, ये जो बुलेट है मान लो इसके अंदर चली गई, जो हमारे पास ये था इसके अंदर चली गई यहाँ पे, और इसके अंदर फिक्स हो गई, चिपक गई।
जैसे ही इसके अंदर जाएगी तो ये ब्लॉक जो होगा वो कुछ थोड़ी दूर स्लाइड करेगा, कुछ वेलोसिटी जस्ट टकराने पे क्या होगा, थोड़ा सा आगे जाएगा। अब ये मतलब थोड़ी देर के बाद तो रुक जाएगा। रुकने के पीछे रीजन क्या है, फ्रिक्शन वगैरह जो भी इन्वॉल्व होगा, तो जो भी पावर आपको ट्रांसमिट की है वो कहीं नहीं लॉस हो जाएगी फ्रिक्शन, हम उसकी बात नहीं कर रहे। जस्ट जैसे हिट करेगा उसके अंदर जब पेनिट्रेट करेगा उस टाइम पे ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, तो जो भी स्पीड होगी दोनों की कॉमन वेलोसिटी होगी भाई, उसके अंदर फिक्स हो गया। अब दोनों एक साथ चलेंगे उस मोमेंट पे, अंदर जाने के बाद दोनों एक साथ चलेंगे। तो जो ये v होगी है कि कॉमन वेलोसिटी है टकराने के बाद, दिस इज द कॉमन वेलोसिटी। तो मेरे को ये बताना है कि कॉमन वेलोसिटी क्या होगी एम्बेडेड के बाद, जैसे वो इसके अंदर लकड़ी में फंसी उसके बाद उसकी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंपल सा फंडा है सर, इनिशियल मोमेंटम होगा m इंटू वी, दिस शुड बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा सर, m प्लस एम टोटल मास इंटू कैपिटल V। तो ये कैपिटल V कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m इंटू वी अपॉन में m प्लस कैपिटल M, m प्लस कैपिटल M। देखो ध्यान से, ये v किसकी वेलोसिटी है सर, माइनस का साइन आएगा, माइनस का आएगा प्लस का, सॉरी प्लस का ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। दैट इज कैपिटल V आ जाएगा आपके पास m इंटू वी अपॉन में m प्लस कैपिटल M। ये रेशो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा रेशो या छोटा होगा, छोटा होगा बेटा। भाई ऊपर m है नीचे m प्लस m है। मान लो बुलेट आपकी 50 ग्राम की है और ब्लॉक आपका 5 kg का है, ये रेशो 1 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है ना भाई। इस रेशो की बात करो, ये रेशो क्या है, छोटा है ना। तो जो हमारा कैपिटल V होगा वो जनरली क्या होगा, छोटा होगा किससे, स्मॉल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट से। ऐसा नहीं कि बंदूक की गोली आ रही है 1000 मीटर पर सेकंड, किसी लकड़ी से टकराई तो लकड़ी भी 1000 मीटर नहीं ना, लकड़ी की स्पीड क्या होगी 1 मीटर पर सेकंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड में कुछ दूर तक जाएगी, उसका रुक जाएगी। तो जब कॉलिजन होगा उसके बाद जो भी फाइनल वेलोसिटी होगी उस मोमेंट पे क्या होगी, v होगी। अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, ये फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद, टकराने से पहले ये थी, तो मैं बोलूं कि क्या एनर्जी कंजर्वेशन होगा। यहाँ पे निकाल के देखते, इसको मैंने छोटा कर दिया पर यहीं पे एनर्जी देख लेते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं आपसे बोलूं इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, मेरे को बताओ एक बार सर। इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी क्या, हाफ इंटू स्मॉल m इंटू स्मॉल v स्क्वायर, ठीक है। फाइनल कितनी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, हाफ इंटू कितनी हो जाएगी, देखो हाफ इंटू मास, दोनों एक साथ चल रहे हैं ना, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल V स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, सिर्फ k फाइनल आ जाएगा आपके पास हाफ इंटू m प्लस कैपिटल M इंटू V स्क्वायर। V स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, किसका, इसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर V स्क्वायर छोटा वाला अपॉन में m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर, अरे स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। तो क्या होगा सर, ये वाला टर्म कट जाएगा, क्या बचा, ये बचेगा m स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ m प्लस कैपिटल M स्मॉल m इंटू ये एक स्मॉल m है, स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर से कट के ना, यही बचेगा। ये कौन सा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ अगर मैं रेशियो लिखूं kf और ki का, तो क्या मिलेगा, जस्ट डिवाइड करते हैं यहाँ से ki को, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड कर देते, क्या आएगा, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, m इंटू वी स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल आउट होगा बताओ मेरे को, ये वाला टर्म कैंसिल आउट होगा, देखो हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वी स्क्वायर से ये वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा सर, kf अपॉन में ki बचेगा आपके पास, दैट इज ऊपर m बचेगा नीचे m प्लस m। अब ये छोटा होगा 1 से या बड़ा होगा, ये जो वैल्यू होगी 1 से छोटी होगी बड़ी होगी, छोटी होगी, लेस देन 1, बिकॉज न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर ये ऐसा होगा मतलब क्या हो गया सर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो छोटी होगी किससे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। मतलब इस केस में काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी इंक्रीज होगी, इस केस में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। मोमेंटम तो कंजर्व है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, ठीक है। अब बोलोगे सर हमने तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना, जब बुलेट को अगर चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं फोर्स लगाया, हम जब चलाया उस टाइम पे जो फोर्स लगे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जब वो टकरा रही है, जब रास्ते में जा रही है, अब कोई बुलेट जा रही है रास्ते में, उस टाइम पे कोई बाहर से कोई फोर्स लगा रहा है क्या, नहीं। एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है, जा रही है तो बीच में कोई फोर्स नहीं, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, उसी केस में कंजर्वेशन होगा,
लेकिन आप पकड़ के ही लेके जा रहे हो, जबरदस्ती ठोकोगे जाके तो साथ में फोर्स लेके चल रहे हो, मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये याद रखिएगा कि जब भी हमारा ऐसा केस होगा उस केस में काइनेटिक एनर्जी का हमेशा लॉस होगा। द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। लॉस्ट कितना होगा निकाल सकते हो ना भाई, फाइनल निकाल चुके हो, इनिशियल पता है, दोनों का डिफरेंस कर दो। ठीक, कॉपी करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।